हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारी सीरीज हो रही है हिंदी भाषा की हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, और जो है कुछ फ्री लेक्चर भी हमारे जो है चल रहे हैं, हिंदी भाषा दोनों माध्यम में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अ, आज का जो लेक्चर होगा ये दूसरा लेक्चर है। हमने पहला लेक्चर कवर कर लिया है जिसमें हमने हिंदी भाषा से संबंधित बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो भाषा कैसे भाषा बन रही है, तो हमने उससे शुरुआत की थी ध्वनियों से हम वर्णों में पहुंचे, वर्णों से वाक्य और शब्द। अभी वर्ण जो हैं ये कितने इनका लिखित रूप जो रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो हमने उसके आधार पर वर्ण को वर्णमाला है ना, सारे उनके समूहों को, और वर्णमाला के आधार पर हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में भी पढ़ा था। स्वर में कितने भेद, व्यंजन में कितने भेद, क्या क्या होते हैं, सारी डिटेल हमने कल पढ़ ली है। और आज का जो लेक्चर है, अब माफ कीजिएगा आज का जो लेक्चर है अब ये आगे बढ़ेगा किस चीज पर, हमारे अगले भाग पर, वर्णों से निर्माण होता है शब्दों का। कल हमने देखा था जैसे ध्वनि, और ध्वनि से ही आगे जब जाते हैं तो बनते हैं वर्ण, मतलब इनका लिखित रूप, वर्ण मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्द से बनता है वाक्य, और अंततः निर्माण होता है क्या, भाषा का, है ना। तो हमने कल वर्ण और ध्वनियों के बारे में पढ़ा, आज जो हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो शब्द के बारे में पढ़ने पर शब्द साधन के बारे में पढ़ा जाएगा, है ना। तो शब्द साधन व्याकरण के उस विद्या को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग, रूपांतर, व्युत्पत्ति का निरूपण किया जा सके, है ना भाई। कितने प्रकार के शब्द होंगे, है ना, उनका भेद जो है, उनका प्रयोग कैसे हो रहा है, उनका रूपांतर कैसे हो रहा है, व्युत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब चीज के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो शब्द, अक्षर, अक्षर से आपके शब्द बन रहे हैं और फिर वाक्य बन रहा है। तो ये चीजें तो हो गई दो जो कि हम जान रहे हैं। एक उसी में एक और चीज होती है जो है शब्दांश, है ना। शब्द और अक्षर, अक्षर से वाक्य, अक्षर से शब्द, और शब्द से वाक्य बनते हैं, और फिर आता है शब्दांश। तो ध्यान रखना है अब हमको ये चीज। तो पहली चीज यहाँ पर मैंने जो बताया, शब्द साधन जो है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इसी में जो है सारे शब्दों का हम कब प्रयोग कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, ये सारी चीज इसमें पढ़ी जाती है। ठीक, अब इसी में जो है एक चीज जो हमको जानना जरूरी है शब्दांश के बारे में। तो हर भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो स्वयं तो सार्थक नहीं होती हैं, है ना। एक मिनट, है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं तो सार्थक आपके नहीं होते हैं, परंतु शब्दों के साथ जो है जुड़कर वो सार्थक हो जाते हैं। तो हर भाषा में रहते हैं ऐसे जिन्हें हम शब्दांश हिंदी में कहते हैं, शब्द का अंश है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी होते हैं ये, उनके बारे में भी अभी जान लेंगे। यहाँ पर फिलहाल देखते हैं क्या, उपसर्ग और प्रत्यय, वहाँ बोलते हैं उसको सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। उसी तरह उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो है वो हमेशा याद रखना पहले आता है। उ आपका है स्वर तो पहले आ रहा है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। ये भी पूछा है कई बार पेपर में कि उपसर्ग पहले आता है कि बाद में आता है। ठीक, प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जो पीछे जोड़े जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप कि कुछ जो है आपके आगे जुड़ेंगे, कुछ जो है बाद में जुड़ते हैं। तो उपसर्ग जो है वो आगे जुड़ते हैं, इनकी खुद की कुछ सार्थक मीनिंग या सार्थक अर्थ नहीं होता, लेकिन ये जब जुड़ जाते हैं किसी शब्द के आगे तो ये जो है आपके क्या बन जाते हैं, सार्थक। ठीक, तो प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग, इनके बारे में भी एक लेक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो शब्दांश क्या है आपके समझ में आ गया होगा। शब्द साधन पढ़ रहे हैं हम। अब ये शब्द साधन में ही हम जो है इन सब के आधार पर जो है शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो शब्द के भेद जो है मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला भेद अगर पढ़ रहे हैं
वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद होते हैं। तो वाक्य का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं उस आधार पर जो है हम 8 भेद करते हैं, किसके? शब्दों के, है ना। तो क्या क्या है इसी में? संज्ञा सबसे पहले। तो संज्ञा भाई किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, है ना। नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, आपका हिमालय पर्वत, है ना, आपका राजनांदगांव शहर, आपका ये पेन। कोई भी चीज को संबोधित करने के लिए जो चीज हो रही है उसका नाम बताने के लिए वो संज्ञा है। वहीं क्रिया देखेंगे तो ये सब हम वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद देख रहे हैं। 8 प्रकार के क्रिया जो वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द हों, है ना। करने का बोध जो कराए, कुछ कार्य करने का बोध कराए, विधान का बोध कराए, उसे क्रिया कहेंगे। विशेषण वस्तुओं की विशेषता बताएं। बड़ा अच्छा पेन है, बड़ा खराब पेन है, विशेषता बता रहा है, ठीक। क्रिया और विशेषण विधान बताने वाले शब्दों की विशेषता। ये पेन बड़ा अच्छा लिखाता है ना। अच्छा भी हो गया, कार्य क्या कर रहा है? विधान तो लिखाता है, ठीक। सर्वनाम तो संज्ञा की जगह जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। वह लड़का बहुत अच्छा है, वहां राम खड़ा है, राम अच्छा लड़का है, वह लड़का, तो राम की जगह वह प्रयोग हो रहा है, तो सर्वनाम। अब संबंध सूचक शब्द, तो क्रिया के नामार्थक शब्दों को सूचित करने वाले, है ना। संबंध के तौर पर अगर इस्तेमाल हो रहे हैं कोई शब्द तो उन्हें संबंध सूचक जो है शब्द कहा जाएगा, ठीक। आगे हम देखेंगे समुच्चय बोधक, तो दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्दों को कहा जाता है क्या? समुच्चय बोधक। आगे हम लोग देखेंगे इन शब्दों के बारे में भी, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। इनके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और एक सेपरेट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये कौन से शब्द हैं। विस्मयादि बोधक केवल मनोविकार सूचित कराने वाले शब्द, जैसे क्वेश्चन मार्क कुछ चीज में, अच्छा ऐसा है, तो मनोविकार उत्पन्न कराने वाले शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें अब रूपांतर, है ना, तो रूपांतर के अनुसार शब्दों के भेद हम देखें तो रूप में अंतर हो रहा है, तो विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होगा और अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब किस आधार पर परिवर्तन होगा? तो रूप में अंतर हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं ना रूपांतर। तो लिंग वचन आदि के कारण जो है परिवर्तन हो जिन शब्दों में, है ना, तो संज्ञा, है ना, तो मेल फीमेल के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, सर्वनाम में हो जाएगा, विशेषण में, क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही हम देखें अविकारी जिनमें जो है आपका परिवर्तन नहीं होता है, तो हम देखें जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, शीघ्र की बात, है ना, संबंध बिना किसी चीज के या बिना नमक का है, बिना शक्कर के, समेत, है ना, बैग समेत यहाँ आ जाओ। समुच्चय बोधक और या फिर वाह, जैसे जो हमने बोला दो शब्दों को जोड़कर, पीछे डेफिनेशन पढ़ी, दो शब्दों को जोड़कर जब यूज हो रहा है तो और इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम और तुम यहाँ आओ, है ना, उसमें लिंग नहीं देखा जा रहा है, ठीक ठीक। विस्मयादि बोधक, अरे ओ ये जो है आपका अच्छा ऐसा, ये चीजें जो हम बोलते हैं तो ये आपका मनोविकार के आधार पर, तो इनमें जो है हमको क्या शब्दों के आधार पर जो है कोई विकार नहीं दिखता है, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, और वहीं इन सब में जो हमको परिवर्तन दिखता है। तो दो देख लिए हमने कि वाक्य के आधार पर जो है 8 भेद हैं, रूपांतर के आधार पर कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, ठीक। आगे देखते हैं व्युत्पत्ति, है ना, इवोल्यूशन बोलते हैं इसको। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, दिख रहा है भाई, ये वाले शब्द भी पूछे जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते, मतलब जो रूढ़, इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम रूट वर्ड्स, है ना, जो वर्ड्स जो है और तोड़े नहीं जा सकते, उनका खंड नहीं किया जा सकता, है ना, किसी के योग से नहीं बन रहे, मूल शब्द है ये, है ना। तो रूढ़ शब्द हैं जिन शब्दों का खंड नहीं किया जाने पर कोई सार्थक शब्द नहीं मिलता। जैसे भाई सागर शब्द, ये स्पेसिफिकली समुद्र के लिए है ना, तो सागर को तोड़ नहीं सकते। हरा,
रोग, ये ऐसे शब्द हैं जिसको हम तोड़कर जो है या खंड करके जो है कोई सार्थक अर्थ नहीं निकाल सकते, सार्थक शब्द नहीं निकाल सकते। ठीक, वहीं हम देखते हैं यौगिक शब्द, तो ये क्या दो से अधिक शब्दों या दो से अधिक शब्दों के योग से बन रहे हैं, तो ये यौगिक शब्द हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर बोल रहा हूं, तो इनका अगर खंड करेंगे तो दो सार्थक शब्द मिलेंगे। समझ में आ रहा है नाम से ही, है ना। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, हिमालय, हिमधन आलय। वहीं पर हम योग रूढ़ शब्द अगर बोलें तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं परंतु सामान्य अर्थ पर को ना प्रकट करके ये क्या एक किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, है ना। मतलब बने तो ये दो शब्दों से हैं लेकिन ये तीसरा कुछ और, जैसे लंबोदर, तो जिनका उदर लंबा हो, लेकिन वास्तव में किसके लिए है, गणेश जी के लिए है। या फिर दशानन, बात कर रहा है दश आनन, जिसके 10 सिर हो, लेकिन वास्तव में ये किसके लिए तीसरा मीनिंग प्रकट कर रहा है, तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, वो क्या है, रावण के लिए। तो ये आपके व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। वहां पे हमने देखा था क्या, विकारी और अविकारी। उसके पहले हमने देखा था क्या, हमारे 8 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, है ना। इस तरीके के भेद देखे थे। आगे देखते हैं इसी में अर्थ के आधार पर, है ना। तो अर्थ के आधार पर या तो सार्थक होगा या निरर्थक होगा। वो शब्द जिनका कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक बोलेंगे, सिंपल है ये तो। और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें निरर्थक बोलेंगे। जैसे भाई हाथी, घोड़ा, लड़का, नीपा, मगा, ये सब क्या निरर्थक, ये होंगे सार्थक। तो ये तीसरा नहीं, ये चौथा भेद देख लिया हमने, है ना। आखिरी भेद देखते हैं, नहीं अभी और बचे हैं। ये वाला चौथा भेद है ना। एक सेकंड देख लेते, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक, ये तीसरा था, तो ये हमारा हो जाएगा चौथा भेद, चौथा भेद, है ना। अब ये है हमारा पांचवा भेद। ठीक, उद्गम के अनुसार शब्दों के भेद। भाई इनका उद्गम कैसे हुआ है, किस तरीके से ये निकल कर आए हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 तरीके से शब्द हैं। ये सब टॉपिक पर हम डिटेल पर चर्चा करेंगे। आज जो शब्द साधन है हम एक एक करके बढ़ रहे हैं, वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, इस कारण से जो इनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तत्सम, तत्सम स आ गया तो संस्कृत, ध्यान रखेंगे। तत्सम संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में मूल रूप में स्वीकार कर लिया गया हो उन्हें तत्सम कहते हैं। कई बार पूछता है तत्सम से तद्भव में परिवर्तित करिए, तद्भव से तत्सम में परिवर्तित करिए, तो आपको पता रहना चाहिए। तत्सम अगर हम लोग देखें तो तत्सम शब्द का मीनिंग क्या है, तो तत्सम का मीनिंग होता है जो उसके समान या ज्यों का त्यों, है ना, यूज कर लिया गया हो। इसका अर्थ तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्यों का त्यों या फिर उसके समान, परिवर्तन नहीं हुआ हो इसमें, है ना। जैसे आम को आम्र, क्षीर, दुग्ध, कोकिल, चंद्र, हम हिंदी में भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। ठीक, आगे देखते हैं तद्भव, तो इनमें परिवर्तन हो गया है, हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ जो है, बदलाव के साथ इन्हें हिंदी में लाया गया है। जैसे आम, खीर, दूध, कोयल, ये सब जो है कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी का भाग बने हैं। क्लियर, ठीक। तो तद्भव, आगे देशज और विदेशज। देशज शब्द जो है किसी देश या अंचल, स्थानीय शब्द जो बोल सकते हैं, है ना, किसी अंचल में बोला जाता हो, किसी देश में बोला जाता हो, तेंदुआ, चिड़िया, इस टाइप का। विदेशज जो है किसी भाषा से हमारे यहाँ आकर जैसे बस गए, जैसे अस्पताल, अस्पताल हिंदी शब्द नहीं है, या इमारत या अफसोस, ये सब क्या है, उर्दू या फारसी शब्द जो है ये विदेशज शब्द हैं, हमारी भाषा में नहीं थे, बाहर से आए हैं। तो ये हमारा इसी के अंतर्गत जो है उद्गम के आधार पर एक और वर्गीकरण हो गया। तो हमने 5 भेद देख लिए, सारे के सारे किस तरीके से जो है शब्दों का क्या बोलना चाहिए, शब्द साधन में हम शब्दों का अलग अलग भेद करके पढ़ सकते हैं। ठीक, ध्यान रहेगा, मोटा मोटी जो है इन सब के बारे में लगभग चर्चा की जाएगी। तो अभी हम आज इसी के आगे चर्चा करेंगे अगली चीज की, जो कि है संज्ञा। ठीक,
तो हमने शुरू में पढ़ा था, याद आ रहा है, वाक्य के आधार पर जो है शब्दों का भेद जब देख रहे थे उसमें संज्ञा बोले थे। तो संज्ञा संज्ञा अंग्रेजी में जैसे मैं कहता हूं नाउन, है ना, वही है ये, है ना, पार्ट ऑफ स्पीच जो पढ़ते थे हम उसमें नाउन था, वैसे यहाँ संज्ञा है। किसी भी चीज के नाम को हम जो है संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के भाव, जाति या भाव के नाम को जो है हम क्या कहते हैं, संज्ञा। राम, सीता, सोना, है ना, हिमालय, पेन, घड़ी, घड़ी में कौन सी, तो आपकी टाइटन, ये सारी चीज के नाम आपका किसी भी चीज का संज्ञा कहला रहे हैं। तो इसके आधार पर जो है हम इसके कुछ भेद भी पढ़ते हैं। तो 5 भेद जो है प्रमुखता से हम देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाई भारत, है ना, राम, गंगा, ये सब हम देख रहे हैं किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का जो है बोध करा रहा है हमें, और इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज का हमको जो है बोध करा रहा है। जातिवाचक, तो जातिवाचक जो है किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती हो, है ना, संपूर्ण जाति, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी। तो मनुष्य में अगर आदमी, तो आदमी है एक, ठीक, ये हो गया एक जातिवाचक। पशु, पशु में गाय, तो ये एक जाति है। मोर, पक्षी में, तो ये एक जाति है। तो किसी एक जाति विशेष का अगर हमें क्या कराए, बोध कराए, तो जातिवाचक। द्रव्यवाचक, तो ये किसी सामग्री या पदार्थ का हमें नाम के आधार पर चल रहा है सब, हमें बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, वस्तुवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, दूध, ये स्पेसिफिक चीज है ना, हमें उसका बोध करा रही है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा 3 हो गई। चौथा देखते हैं क्या, समूहवाचक संज्ञा। तो अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का, ये ध्यान करेंगे, बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाई परिवार हो गया, लोगों का समूह है ना। सेना, ये क्या, सिपाहियों का समूह है। झुंड किसी का भी हो सकता है। गुच्छा कोई भी चीज का। सप्ताह, हफ्ते के 7 दिन या सप्ताह 7 दिनों के समूह को सप्ताह कह रहे हैं। तो समूहवाचक जो है ये कोई भी वस्तु या कोई भी चीज के समूह की बात होती है। भाववाचक संज्ञा, आपके भाव जो हैं, जैसे कि गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध कराए, है ना। तो ध्यान रखेंगे, गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध कराए उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्रोध, लोभ, मोह, है ना, ये सारे क्या है, आपकी फीलिंग्स के, आपके भाव का बोध करा रहे हैं, तो ये है भाववाचक संज्ञा। तो हमने देख लिए 5 प्रकार के जो है आपके संज्ञा है। अब कुछ जो है इसमें विशेष चीजें हैं जो हमको जानना चाहिए। तो अब जातिवाचक संज्ञा से जो है भाववाचक संज्ञा भी बनती है ना। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कई बार ऐसे परिवर्तन करने को पूछ लिया जाता है कि क्या इसका जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, है ना। जैसे पशु दे दिया, तो पशु का पशुत्व हो गया या पशुता हो गया, ऑप्शन में दे दिया रहेगा आपको। और मेंस में भी ऐसा पूछ सकता है आपको कि पशु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो पशुत्व या पशुता, है ना। आपको इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक। आप कोई बुक अगर प्रेफर कर रहे होंगे तो वो देख सकते हैं, जैसे विनय कुमार पाठक सर की जो बुक है उसमें आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। बंधु अगर बोले तो बंधु का बंधुत्व या बंधुता, दास का दासत्व या दासता। उसी के अलावा सर्वनाम से भी जो है भाववाचक संज्ञा बन सकती है। सर्वनाम क्या है, तो किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं। तो इसमें जैसे बोलेंगे अपना, है ना, तो अपना के साथ आ जाता है अपनापन या अपनत्व। फिर मम की बात हो रही है, मम से आता है ममता या ममतत्व। निज आता है एक शब्द, है ना, सर्वनाम में, तो निज से निजत्व आ सकता है या निजता आ सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, नहीं निजत्व आएगा, निजता नहीं आएगा। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण
है ना। कन्वर्जन हो सकता है, सर्वनाम से भी पूछ सकता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। विशेषण में ये एक लघु पेन है या लघु क्या बोलना चाहिए क्षेत्र है, तो लघु से लघुता या लघुत्व हो सकता है। वीर जो है यह वीर बहादुर सिपाही है, तो वीरता या वीरत्व हो सकता है। अमर या अमरत्व हो सकता है, अमरता या अमरत्व। वैसे ही क्रिया से, विशेषण से बन रहा है तो क्रिया, आपके कोई कार्य कर रहे हैं जैसे उड़ना है ना, तो उड़ना से उड़ान हो सकता है भाववाचक संज्ञा, है ना। उतरना से उतार हो सकता है, और उभरना से उभार हो सकता है। तो देखिए आपने कितने सारे जो है यहाँ पर आपके अलग अलग भाववाचक संज्ञा बन सकती है अलग अलग शब्दों से। जैसे अव्यय से भी, है ना, अव्यय ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ नहीं सकते, है ना। तो समीप का आप देखेंगे समीपता, निकट से निकटता या नैकट्य या सामीप्य या दूर से दूरी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कितने सारे जो है भाववाचक संज्ञा बन सकती हैं अलग अलग तरीके से, और ये पूछा जाता है। आप जो है इन्हें जरूर देख कर जाना, मेंस में भी पूछ सकता है ये, या कोई वनडे एग्जाम भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना अनिवार्य है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था ये शब्द साधन के बारे में था, और इसमें जो है हमने नाउन या संज्ञा के बारे में पढ़ा। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बेसिक ग्रामर से भी, कि किस प्रकार की संज्ञा है बताइए, या फिर अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन वाले डेफिनेटली बनते हैं। अगर लगता है तो मैं कुछ और एग्जाम्पल इससे आपके शेयर कर दूंगा, लगे तो इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लेना, और इसे जो है याद जरूर रखना। कई बार ऐसे तो हम क्या बोलचाल में हिंदी बोलते हैं तो हमें ध्यान रहता है, लेकिन फिर भी जो है ये भूल जाते हैं। तो ये चीज़ को मैं कल के लेक्चर में कोशिश करूंगा कि और इसके उदाहरण शेयर कर दिए जाएं, ताकि जो है आपके नोट्स में ये अपडेट हो जाए। ठीक, तो आज का लेक्चर हमारा हिंदी का यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे तीसरे लेक्चर, और इसी के आगे के अलग अलग ग्रामर के जो टॉपिक हैं इन्हें हम कवर करेंगे हिंदी व्याकरण के। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।